क्योंकि तुम ही हो। वो प्रकृति को जीवन के उस मोड़ पर, उस पड़ाव पर मिला है जब उस जैसे इंसान की उसे लड़के या सबसे लड़की ज़्यादा सीधे बोलते हैं ज़रूरत मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी उसके क्या? प्यार सुनो ना मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे क्या? हम मतलब अभी बहुत आसान हो गया है। मतलब आई लव यू जो है, मेरी मम्मी ऐसी कहा करती थी कि आई लव यू तो वो आजकल लोग प्लेट कहते में हैं ना लेके कि लोग परोस के एवरीथिंग इज़ घूमते रहते फेयर हैं। इन लव एंड और वॉर। हमारे समय में तो आपके वो समय लोग, जैसे कि गीता में भी लिखा हुआ है कि आप जो चीज़ बोएंगे वो आपको काटना पड़ेगा। तो जो लोग ऐसा कहते हैं वो आतंकवाद का भी सामना कर रहे हैं। उनके घर में भी प्यार में एसिड फेंक तुम दिया जाए, कहो घर तो मैं घर के सुनूं, किसी कभी मैं कहूँ तो के तुम साथ सुनो। हो सकता जो कभी रूठो तुम तो मैं मनाने का हुनर रखूं, और मेरे रूठ जाने पर तुम भी मना लिया करो। मेरी बातें कभी कभी कुछ बेतुकी सी हुआ करती हैं, तो तुम भी उसे समझ जाया करो। और तुम्हारी इच्छाएं समझने में मैं भी वक्त ना ज़ाया करूं। बस बिन कहे यूं ही कभी उन्हें पूरा कर दिया करूं। तुम मेरे घर की बेटी बनो, मैं तुम्हारे घर का बेटा बन जाऊं। जो तुम कभी निकलो घर से बाहर अपनी पहचान बनाने को, तो छोड़ के ज़माने को मैं भी तुम्हारा हाथ। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। कहा जाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और ज्ञान का कोई आधार नहीं है। जब किसी के मन में सोच उत्पन्न हो जाए कि मुझे कर गुजरना है और ठान लेना है, तो फिर वो करके कर देते हैं। जैसा कहा जाता है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ऐसा ही एक कारनामा किया है। समाज सेवी कह सकते हैं, लेखिका कह सकते हैं, उन्हें कवियत्री कह सकते हैं। काफ़ी कुछ उपलब्धियां इनके पास है, जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में एक पुस्तक लिखी है, क्योंकि तुम ही हो। हालांकि इसे लिखने में काफ़ी इनको स्ट्रगल करना पड़ा, और लेकिन इस स्ट्रगल के बाद, इस संघर्ष के बाद जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, वो एक काबिले तारीफ़ है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम मिलते हैं ऐसे ही कवि और लेखिका से। लोककृति गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जानेंगे लोककृति गुप्ता जी कैसे इस लिख पाई, और क्या कुछ इनके साथ क्या कुछ मन में भावनाएं रखी थी इसको लिखने के लिए। लोककृति जी, सबसे पहले थंडर न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते। आपने जो ये पुस्तक लिखी है, सबसे पहले तो इस पुस्तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीपक जी, और आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सौभाग्य तो हमारा है कि आप हमारे साथ इस चैनल पे हैं, क्योंकि आपने जो पुस्तक लिखी है क्योंकि तुम हो, इसमें आपने जो भावनाएं आपने डाली है, इसमें कोई एक साधारण नहीं, असाधारण ही लोग कर सकते हैं। और चूँकि आप एक गृहिणी हैं, आपके साथ काफ़ी कुछ, आपकी 2 बच्चियाँ, एक बच्चा एक बच्ची, एक अभी पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई है। तो ऐसे में आपने जो कुछ लिखने में आपको जो कुछ झेलना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे कुछ किया आपने इसको? देखिए, बहुत सारी परेशानियाँ आई, और ख़ास तौर से जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत परेशानी आती है, क्योंकि बच्चा अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उसको करते हुए करना बहुत असंभव सा लग रहा था मुझे। और ये आज का नहीं है आपके हाथ में ये जो उपन्यास आया है, ये मेरी बड़ी बेटी आज 5 साल की हो गई है। मैं बहुत सालों से इस पे काम कर रही थी। मुझे थोड़ा भी समय मिलता था तो मैं टाइप, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसके बारे में। शुरुआत में मैंने हाथ से लिखा हुआ था, शादी के पहले ही मैंने लिखा था। तो फिर बाद में मुझे पब्लिकेशन वालों ने बोला कि हाथ से लिखित, हस्तलिखित नहीं चलेगा, आप टाइपिंग में मुझे दीजिए। फिर टाइपिंग में मैंने करवाया किसी से यहाँ पे, तो वो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में चला गया था, मगर टाइपिंग एरर के कारण फर्स्ट राउंड में जाके उस कंपटीशन में जाके फिर मेरे पास वापस आया कि आपका दूसरे राउंड में नहीं जा पाया है। तो उस समय 2016 की बात थी शायद। तो फिर मुझे लगा कि अब लगता है मुझे खुद ही टाइप करना पड़ेगा। फिर मैं, छोटी थी बेटी मेरी, तो मैं थोड़ा थोड़ा समय निकाल के किसी तरह से थोड़ा थोड़ा टाइप करती थी, करते गई। फिर पब्लिकेशन वालों के पास भेजा। फिर वहाँ से मतलब घूमते 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 मुझे 10 साल लग गया कहानी ये मतलब इसको मूर्त रूप मिलने में मुझे 10 साल लग गया। 2013 में मैंने लिखा था। मतलब आपकी ने शुरुआत 13 में किया और 23 में आप फाइनली तैयार हो हाँ, गए। और इस बार भी मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि आज शायद, अब शायद नहीं हो पाएगा। फिर मैं सोची थी जब 10 साल मैंने दे ही दिया है तो एक कदम और। मुझे बार बार मांझी द माउंटेन मैन की बात याद आती थी कि पहाड़ तोड़ने से ज़्यादा भारी है क्या, ज़्यादा बड़ा काम है क्या। तो मैं बार बार सोचती थी कि शायद पहाड़ तोड़ने जितना तो नहीं है, शायद छोटा। एक कह सकते हैं कि एक महिला के लिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से घर संभालती है और उसके बाद सब कुछ काम करती है, तो आप उससे बढ़कर है। नहीं, घर संभालते हुए करना बहुत मुश्किल तो था,
लेकिन मैं हर बार सोचती थी कि चलो एक ईंट रख के देखते हैं, पूरा दीवार तो मेरे से नहीं बनेगा, एक ईंट और सही। एक ईंट जोड़ते जोड़ते भगवान की कृपा से पहुंच गई मैं, किसी तरह एक दीवार बन गया कम से कम। अच्छा, ये जो उपन्यास आपने लिखा है क्योंकि तुम ही हो, क्या आधार है और क्या सोच के आपने इसे लिखा? देखिए, ये एक प्रेम कहानी है और आजकल आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो प्यार का जो मूल्य है ना, वो बाजार में बहुत बहुत ही गिर चुका है। हम लोग आए दिन कभी देखते हैं कहीं किसी का सर गाढ़ा हुआ मिलता है, कहीं किसी को फ्रिज से फेंका जाता है टुकड़ों में। मतलब प्रेम का जो हमारे देश में जो मूल्य था, जो सिद्धांत था, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गया है। तो मैंने उसे पुनः स्थापित करने के लिए इस नॉवेल को लिखा है, इस उपन्यास को मूर्त रूप दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साहित्यकार होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी लेखनी से समाज को सही दिशा प्रदान करूं, उसको थोड़ा तराशूं। इसी तो ये कहीं ना कहीं से तो आपको इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी कि कहीं ना कुछ ऐसी घटना आपने देखी होगी जिससे आपको इंस्पिरेशन लगा कि इस तरह की कहानी दी जाए। हाँ, मैंने कहा ना आपसे कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रेम का जो मुझे, जैसे कि अभी के समय में हमारे समय में और हमारे समय में आपके समय में शायद ऐसा नहीं होता था, बहुत मुश्किल होता। लड़का देख रहा है, प्यार हो रहा है, आंखों से देख रहा है, लड़की समझ रही है, उतना करते करते 2 साल पार हो जाता था। तो उसका अलग आनंद था, उसका अलग वैल्यू था प्यार का। और अब वैसा नहीं है, आज किसी और के साथ, कल कोई और, परसों कोई और, वो नहीं कोई और, वो नहीं कोई और। प्यार अब जो है वो बिस्तर से शुरू होता है और स्वार्थ में ख़त्म हो जाता है। और पहले प्यार जो था वो त्याग और समर्पण से शुरू होता था और मृत्यु उपरांत भी चला जाता था। इसीलिए मैंने ये नॉवेल लिखा है। आजकल तो देखा जा रहा है कि कई जगह, जैसा आपने बताया अभी, कि कई जगह ऐसी अमानवीय घटना हो रही है कि प्रेम के साथ लोग रहते तो ज़रूर है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और, रिजल्ट कुछ और होता है और कई टुकड़ों में उनके मिलती अस्थियाँ। तो ऐसी जो घटनाएं घटती है, इसको लेकर आपने इस पुस्तक में क्या कुछ लिखा है? इस पुस्तक में मैंने ये लिखा है कि सबसे पहले तो हम सनातन संस्कृति के हैं। ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हमने भारत की धरा में, भारत माता की भूमि में हमारा जन्म हुआ। और आजकल आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही है। अभी हाल ही फिलहाल में मतलब बोलते हुए बहुत दर्दनाक लगता है कि जला दी गई एक बच्ची को। तो ये सब चीज़ें जो है ये रुके, इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक रोचक कहानी को की रचना की है। लुकृति जी, आप इसके अलावा कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में भी है, भारतीय मजदूर यूनियन संघ में भी हैं और राष्ट्र बचाओ आंदोलन से भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे सभी कार्यों को लेते हुए फिर आपने ये पुस्तक कैसे लिखा? बस जहाँ चाह वहाँ राह लिख दिया मैंने। बस ईश्वर से प्रार्थना कर, मैंने नहीं लिखा, कहीं ना कहीं ईश्वर ने लिखवाया है मुझसे। मैं तो समय कब मिलता था आपको लिखने के लिए? समय मिलता था जब मेरा बच्चा सोने नहीं देता था, वो सो जाता था, फिर नींद मेरी चली जाती थी। तो फिर लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलती थी मुझे कि पढ़ाई करो। पढ़ने बैठती हूँ तो और इंटरेस्ट आ जाता है, लिखने बैठती हूँ तो मतलब लोगों को बोरिंग लगता है, मुझे नहीं लगता था। तो बस चलते गया 4-5 बजे तो मैं रोज़ अभी सो रही हूँ। सुबह में उठना पड़ता है मुझे, वही करीब 7-8 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो वो जो रात्रि का समय होता है एकदम सन्नाटा रहता है, एकांत में चल रहा है काम, ये सब भी चलता है थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा और आपने और कोई पुस्तक या किसी उपन्यास पे आपने लिखा हो? नहीं, इसके अलावा मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अभी मैं लिख रही हूँ। एक मेरी अपकमिंग नॉवेल हो सकता है कि 6 महीने साल भर में आपके हाथ में मिले वो, और उसका टॉपिक बहुत अच्छा रहेगा। उसका शीर्षक है शादी का लड्डू। और आप सब जो पढ़ेंगे, जो लोग भी अपने अपने शादी से परेशान हैं, उन सब का लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा उसको पढ़ने के बाद। अभी मतलब चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। तो शादी का लड्डू शादी के पहले की खुशी है, शादी के बाद की खुशी? वो तो पढ़ने के बाद पता चलेगा ना, अभी तो बस चल रहा है। मतलब इसमें आप अपना अनुभव भी डाल रहे हैं? नहीं, इसमें मैं सबका अनुभव डाल रही हूँ, सिर्फ अपना नहीं। मतलब मैंने बहुत रिसर्च किया है, तब जाके मैं ये उपन्यास लिख रही हूँ। सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कहानियों का उसमें आपको समावेश मिलेगा। आप तो एक कवि भी हैं, जैसा कि मैं पहले से जानता था कि आप एक समाज सेवी और कवि हैं, और अब मुझे मालूम हुआ कि आप एक लेखिका भी हो गई हैं। तो कवि और लेखिका और फिर समाज सेवी, इस सभी का समावेश कैसे आप कर लेते हैं? कर लेती हूँ, बस जहाँ चाह वहाँ राह। आपने ही तो बोला कि मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। बस आप लोग का साथ है, आप लोग मीडिया बंधु हैं मेरे, आप लोग कहीं ना कहीं मुझे प्रेरणा देते रहते हैं, तो मैं कर लेती हूँ।
तो कोई एक कविता आप दर्शकों के सामने रखिए ताकि उन्हें कुछ महसूस हो। बस 2 पंक्तियों में ख़त्म करूँगी कि मैं समाज सेवी हूँ, तो इसीलिए कि ग्लास होता है जाम के लिए, ग्लास होता है जाम के लिए, चलना है हमें मुकाम के लिए, जो आ न सके किसी के काम, वो ज़िंदगी है किस काम के लिए, जो आ न सके किसी के काम, वो ज़िंदगी है किस काम के लिए। बस यही, इसी चीज़ को धारण करके मैं हमेशा चाहती हूँ कि मनुष्य तन में मेरा जन्म हुआ है, बहुत सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा है, मैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। समाज के काम ना आए वो जीवन किस काम के लिए। आपने एक देशभक्ति का भी बहुत अच्छा कविता प्रस्तुत किया था एक कारगिल दिवस के दिन, वो अगर 2 पंक्ति सुना दे तो। अपनी नन्ही सी चिड़िया को, किसी सैनिक ने खूब कहा है कि मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को फुदकते छोड़ आया हूँ, मैं अपने किसी के गजरे की खुशबू को महकते छोड़ आया हूँ, मुझे तू अपनी गोद में समा लेना ओ माँ भारती। ऐसी कई मोहक कविताएं इन्होंने लिखी है और खुद प्रस्तुत भी करती हैं। आए समय में जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे प्रस्तुति भी रहती हैं और मुख्य अतिथि के रूप में भी मौजूद रहती है और हमारे कार्यक्रम में होली समारोह में भी मौजूद थी। तो ऐसे ये शख्सियत जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में क्योंकि तुम ही हो एक नोवेल लिखा है जिसमें मानवीय मूल्यों को और आपसी समावेश को, जो प्रेम है उसको सही चरितार्थ करने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ ये आने वाले समय में और भी ऐसी नॉवेल और ऐसी कविताएं और ऐसी प्रस्तुति देती रहेंगी। तो ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे थंडर न्यूज़ के साथ। मैं दीपक वर्मा अपने सहयोगी सुबोध पाठक जी के साथ। धन्यवाद। क्या वो बेवफाई है? आखिर उसमें ऐसा क्या दिखा प्रकृति को, जो इतनी बड़ी बात होने के बाद भी उसकी यादों से दूर नहीं हो पाई है? व्हाट्सएप, फेसबुक, वीडियो कॉल से टच में रहने की पूरी कोशिश, उसने ढेर सारे मैसेजेस किए, उसने वो ढेर सारे मैसेजेस पढ़े, पर एक का भी जवाब नहीं दिया। क्या ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ और? क्या प्यार को बरकरार रखने के लिए सचमुच आज टेक्नोलॉजी जरूरी हो चुकी है? क्या आज इंसान के साथ साथ प्यार भी प्रैक्टिकल हो चला है? पर क्या सच्चा प्यार प्रैक्टिकल हो सकता है? जो प्रैक्टिकल हो हम उसे प्यार कह सकते हैं? क्या हुआ होगा? क्या वो दोनों कभी एक हो पाएंगे? क्या प्यार की ये कहानी पूरी हो पाएगी या फिर ये अपने पहले अक्षर की तरह अधूरी ही रह जाएगी? क्या आज का प्यार अपने साथ ढेर सारी शर्तें लेकर आता है या वो हमेशा की तरह आज भी निशर्त है, अनकंडीशनल है? इन सारे सवालों का जवाब आपके हाथ में है, क्योंकि तुम ही हो।